जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तेजस एकेडमी प्लस में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनगणना को लेकर। भारत की जनगणना से जितने भी प्रश्न आते हैं वो एक वीडियो से, मात्र एक इस वीडियो से सारे आपके प्रश्न हल हो जाएंगे। जो भी एग्जाम्स हैं जहां पे जनगणना से प्रश्न आते हैं, लगभग सभी एग्जाम में जहां के जीके और जीएस सेक्शन के प्रश्न आते हैं वहाँ पर जनगणना से भी प्रश्न आते हैं। अगर यूपी पीसीएस, यूपीएसआई या फिर बिहार एसआई किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और सारे पॉइंट्स को मैं एक जगह पे कलेक्ट करके आपको बहुत ही आसानी से समझा दूंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप साथ में नोट्स भी बना लीजिएगा, हैंड रिटेन नोट्स 2 से 3 पेज में आपके तैयार हो जाएंगे और ये एग्जाम से पहले आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के हम देखते हैं आज के पॉइंट को। देखिए, कुछ पॉइंट्स मैंने नोटिस किए हैं। पहला पॉइंट क्या है, पहली बार भारत में जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो, देखिए मैंने यहाँ पे लॉर्ड मेयो के काल में शुरू हुई। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में पहली बार जनगणना होता है। कब होता है? 1872, ये सन आपको याद रखना है। और किसके काल में? लॉर्ड मेयो। किस अनुच्छेद के तहत जनगणना का जो प्रक्रिया होती है? तो अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना संघ सरकार का कार्य है, यानी राज्य सरकार का कार्य नहीं है। जनगणना किसका कार्य है? संघ सरकार का। अनुच्छेद क्या है? 246 के तहत ये अधिकार संघ सरकार को दिया गया है। नेक्स्ट, 1881 में नियमित, देखिए नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन, ये प्रश्न भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि नियमित जनगणना की शुरुआत किसके काल में हुई? तो लॉर्ड रिपन। ठीक है, पहली बार जनगणना शुरू हुई लॉर्ड मेयो के काल में, लेकिन नियमित जनगणना जो 1881 से शुरू होती है वो लॉर्ड रिपन के काल में। ये चीज आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है आपका, पहली बार जनगणना आयुक्त, ये जो जनगणना आयुक्त होता है जब आयोजन किया जाता है जनगणना का, कौन थे? हेनरी प्लाउडेन। यानी 1872 में जनगणना आयुक्त कौन था? हेनरी प्लाउडेन। नेक्स्ट, 1911 से 1921 दशक में न्यूनतम वृद्धि दर, ग्रेट डिवाइड ईयर भी बोलते हैं इसको। ग्रेट डिवाइड ईयर किस मतलब दशक को बोला जाता है? 1911 से 1921, यानी इसमें वृद्धि दर सबसे कम थी। 1911 से 1921 के बीच में वृद्धि दर क्या थी? सबसे कम थी। ठीक है, नेक्स्ट, आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1951, कुल 14 प्रश्न। ये प्रश्नों की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं जनगणना में, ये इंपॉर्टेंट है। तो 1951 में भारत की, आज़ाद भारत की जो पहली जनगणना हुई 1951 में, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट, 2001 में पहली बार कंप्यूटरकृत जनगणना। पहले क्या होता था? कॉपी और रजिस्टर के माध्यम से छोटे गांव स्तर से होता था, फिर उसको ब्लॉक लेवल पे उसको अपडेट किया जाता है, ब्लॉक से जिला, जिला से फिर राज्य, राज्य से केंद्र। ये रजिस्टर और कॉपी कलम के माध्यम से होता था। लेकिन 2001 में पहली बार इसे कंप्यूटरकृत जनगणना के माध्यम से प्रेषित किया गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 2011 की जनगणना, 15वीं जनगणना। देखिए 15वीं जनगणना कब से? जब से ये स्टार्ट हुई है, जब से प्रारंभ हुई है तब से ये 15वीं जनगणना थी, लेकिन आज़ादी के बाद ये 7वीं जनगणना थी। यानी जो 2021 में होगी, प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है 2021 में आज़ादी के बाद कौन सी जनगणना होने वाली है? तो 8वीं जनगणना है। और अब तक जनगणना की बात करें तो वो 16वीं जनगणना होगी। अभी कुछ कह नहीं सकते, 2021 की जनगणना हो सकता है टल जाए या फिर विलंबित हो, ये कोरोना महामारी की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट, 2011 जनगणना में 29 सवाल। देखिए यहाँ पे जो, यहाँ मैंने आपको बताया 14 सवाल थे पहली बार 1951 की जनगणना में, और जो 2011 तक आते आते 29 सवाल। सवाल क्या होते हैं? जैसे पूछा जाता है आपके घर में कितने लोग हैं, आपके घर में कितने मोबाइल फ़ोन्स हैं, मोटरसाइकिल है या नहीं, दोपहिया वाहन है नहीं, ट्रैक्टर, घर कच्चा है कि पक्का है। ऐसे सवालों का संग्रह होता है जिसमें 29 प्रश्न थे। 2011 में 29 प्रश्न थे, और जो पहली बार आज़ाद भारत की जनगणना हुई तो टोटल 14 प्रश्न थे। आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। नेक्स्ट है 2011 में जनगणना आयुक्त कौन थे? तो ये जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे, इनका नाम याद रख सकते हैं आप। वैसे प्रश्नों में अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन यही जनगणना से ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो अभी तक नहीं पूछे। रिपीट वाले तो बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बचे हैं तो उनको अब नए तरीके से पूछा जाएगा। तो सी चंद्रमौली नाम याद रखिएगा, और हेनरी प्लाउडेन पहली बार जनगणना में। नेक्स्ट, भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है, भूभाग 2.4% है। तो आपने देख लिया जो भारत की जनसंख्या है 17.5% किसका है? ये संपूर्ण विश्व का। संपूर्ण विश्व में जितनी जनसंख्या है उसका
17.5% भारत में रहती है। और जो संपूर्ण विश्व का भूभाग है उसका 2.4% ही भूभाग जो है भारत का भूभाग है। भारत का भूभाग समझा देता हूँ आपको ये पॉइंट। जैसे विश्व में अगर 100 लोग रह रहे हैं, अब कुछ लोग कहेंगे 17.5 मतलब 17.5 लोग, ऐसा नहीं है। मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि अगर विश्व में 100 लोग रह रहे हैं उसमें 17.5 लोग यहाँ पे इंडिया में रहते हैं। और विश्व में अगर 100 किलोमीटर ज़मीन है तो 2.4 किलोमीटर ज़मीन भारत में है। ठीक है, आसान भाषा में समझ लीजिएगा। इसको मत कहिएगा कि 17.5 मतलब 17.5 आदमी क्या होता है। ये एग्जांपल के मैंने आपको बता दिया। देखिए अब कुछ पॉइंट और हैं जिसको क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद एक और टॉपिक होगा इसी का, फिर ख़त्म हो जाएगा। देखिए नागालैंड एकमात्र राज्य है जहाँ जनसंख्या में कमी दर्ज हुई है। जनसंख्या में कमी दर्ज का मतलब क्या है? जो 2001 की जनगणना हुई थी उससे कम, मतलब जितना उस समय था उससे कम ही वृद्धि हुई है। यानी मात्र एक ऐसा राज्य है नागालैंड जिसमें कमी दर्ज हुई, उसमें बढ़ा नहीं है। जो जनसंख्या थी उसमें वृद्धि नहीं हुई है, उसमें कमी दर्ज की गई है। ठीक, आपको याद रखना है। दशकीय जन्म वृद्धि दर 17.7%। दशकीय वृद्धि दर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको रट लीजिए अभी, 17.7%। इसको कन्वर्ट भी कर लीजिए एक साल में, एक वर्ष में क्या हो जाएगा, यही प्रति वर्ष अगर इसको दिए तो 10 वर्षों में वृद्धि दर है, 10 वर्ष पे जनगणना होती है तो 10 वर्ष में 17.7% वृद्धि हो रही है जितनी हमारी जनसंख्या उसमें। इसको प्रति वर्ष में बदलेंगे तो 1.7%, यानी प्रति वर्ष हम कितना वृद्धि कर ले रहे हैं, कितने लोग पैदा हो रहे हैं, 1.7%। हमारा जो जनसंख्या उससे 1.7% लोग बढ़ जा रहे हैं। ठीक, इसलिए आप कभी कभी सुनते होंगे 130 करोड़ देशवासी, 125 करोड़ देशवासी। जब जनगणना 2011 की 121 करोड़ के आसपास हुई है तो आप कैसे अनुमान बता रहे हैं? तो यही लॉजिक लगा के लोग साल दर साल बढ़ाते जाते हैं जनसंख्या। भारत की आबादी इतनी होगी, अब तो जनगणना हो तो एग्जैक्ट फिगर आएगा ना। तो जनगणना केवल जनसंख्या के लिए थोड़ी होती है, बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं जिसके हिसाब से मूलभूत आवश्यकताएं हैं सभी तक पहुँचे, एक नई नीति का, अच्छी से नीति का निर्माण किया जाए जिसके लिए एक स्तर पता चले, इसलिए जनसंख्या की जनगणना की जाती है। ये नहीं केवल जनसंख्या पता चल जाए कितने लोग हमारे निवास करते हैं, उसके तो डेटा रफली डेटा मिल ही जाएगा, लेकिन और सारी चीज़ें जो 29 प्रश्न होते हैं उस आधार पर नीतियों का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट, पुरुष जनसंख्या 62.31 करोड़। कितनी है? 62.31 करोड़। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, 62.31 करोड़ है यानी 31 का उल्टा क्या होता है, डबल करने पर कितना होगा, 62, यानी 62.31 करोड़। महिला की जनसंख्या क्या है? 58.47 करोड़। महिलाओं की जनसंख्या क्या है? 58.47 करोड़। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। सबसे छोटा राज्य तो गोवा है, इतना छोटा सा है, लेकिन जनसंख्या उसकी ज़्यादा है। सिक्किम उससे बड़ा है, गोवा से बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जनसंख्या सबसे कम है। नेक्स्ट, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला ठाणे। अब ठाणे कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। अब जानते हैं ये मुंबई में लोग सबको हीरो बनने का शौक़ रहता है, तो बहुत सारे लोग जाके इंडिया से बहुत जगहों से, अब कनेक्ट करने के लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पे हीरो बनने के शौक़ से इकट्ठे हो जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला जिला है, सबसे ज़्यादा लोग निवास करते हैं ठाणे में। आपको याद करना है, ठाणे। नेक्स्ट, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी। ये दिबांग घाटी है कहाँ? ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। सबसे कम जिला, इसको सबसे कम आबादी है अरुणाचल में। यहाँ पे क्यों नहीं लोग रहते भाई? यहाँ पे बहुत सारे जंगल झाड़ी हैं और पर्वतीय क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, तो वहाँ पे बहुत सारी असुविधाएं होती हैं, इसलिए कम लोग रहते हैं वहाँ पे। जाहिर सी बात है। मैदानी क्षेत्रों में देखिए, अपना आइए बिहार देखिए, अपना यूपी देखिए, एकदम बढ़िया से दाल चावल सुबह में बन रहा है, एकदम खा रहे हैं, बस पंचायत बतिया रहे हैं। राजनीति अगर सबसे ज़्यादा कहीं होती है तो यूपी और बिहार में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जनसंख्या ही बहुत जाती है। मैदानी क्षेत्रों में कहीं भी जनसंख्या ज़्यादा होती है, पर्वतीय क्षेत्रों में कम। तो सबसे कम जो जनसंख्या है वो दिबांग घाटी का है। ये जिला के आधार पे मैं बता रहा हूँ, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 पर स्क्वायर किलोमीटर, ये प्रति व्यक्ति है। अब पर स्क्वायर किलोमीटर मतलब जनसंख्या घनत्व होता क्या है? जैसे देखिए मैं समझाता हूँ।
ये हो गया एक स्क्वायर, ये हो गया 1 किलोमीटर लंबाई, ये भी 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर। अब फॉर एग्जांपल एक तरह से आप एज्यूम करिए, मतलब कल्पना कीजिए कि ये कोई घर है, ठीक है। तो घर में 4 दीवारें होती है ना। अब कोई कह देगा मजाक के लिए भाई 3 दीवारों का भी घर हो सकता है, हम ट्रायंगल बनाएंगे, तो उसका क्या है, 4 दीवारें होती हैं अमूमन। तो 4 दीवार में एक दीवार की लंबाई 1 किलोमीटर, एक दीवार की लंबाई 1 किलोमीटर, एक दीवार की 1 किलो, इसको 1 किलोमीटर, तो यानी 1-1 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई है। इसमें इस घर में, इस कमरे में 382 लोग रहते हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। यानी 382 व्यक्ति 1 किलोमीटर के रेंज में रहते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व है। समझ में आ गया आप लोगों को? आइए नेक्स्ट चलते हैं। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य ये है बिहार। इसके बाद आता है आपका पश्चिम बंगाल, इसके बाद आता है केरल। ये 3 लोग का क्रम याद रख लीजिए, ये घटते क्रम में है, इसे घटते क्रम में है। सर्वाधिक 1106 बिहार में, उससे कम पश्चिम बंगाल में, उससे कम केरल में। अब आते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। देखिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी अरुणाचल प्रदेश में है, दिबांग घाटी, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश जो है, राज्य है, वो है अरुणाचल प्रदेश। दोनों चीज़ें आपके अरुणाचल प्रदेश में ही मिलेंगी। लेकिन न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? उत्तर पूर्वी दिल्ली। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या मतलब थाने में हमने देखा एक ऐसा जिला थाने है जिसमें सर्वाधिक, छोटे से मतलब एक बड़ा आकार है जिस जिले का, थाने बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखिए, ये एक कमरा मैं बनाता हूँ, एक जिला मान लीजिए ये थाने है, थाने है, इसमें इतना बड़ा जिला है और 1000 लोग रह रहे हैं। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, 1000 लोग रह रहे हैं। यहीं आपका उत्तर पूर्वी दिल्ली है, ये इतना बड़ा है। इसके कंपेयर करके आप समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इसमें इतने में ही 800 लोग रह रहे हैं, इतने छोटे से जगह में। तो क्या हो गया, मतलब इतने छोटे से जगह में 800 लोग रह रहे हैं, तो जनसंख्या घनत्व ज़्यादा हो गया, घनत्व ज़्यादा हो गया। लेकिन इतने बड़े स्पेस में भाई 800 से ज़्यादा ही 1000 है ना, ये भी एक जिला ही है। समानता क्या भैया, जिला, ये भी एक जिला है, ये भी एक जिला है, दोनों जिला है, लेकिन जनसंख्या किसमें ज़्यादा है? 1000 इसमें है, 800 इसमें है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ आपको। तो जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या ठाणे जिले में है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व उत्तर पूर्वी दिल्ली, जिसे मुखर्जी नगर भी आता है, ठीक है, सपनों का शहर यूपीएससी के लिए। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली। मैं यहाँ पे कुछ मिस कर दिया हूँ। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला तो सिक्किम है, सर्वाधिक जनसंख्या आप जानते ही हैं अपना उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक। बस अब अगला देख लेते हैं, उसके बाद ख़त्म। यही वीडियो अगले पॉइंट पे ही हम आते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें कलेक्ट करके हम आपको कंप्लीट करते हैं ये आज का वीडियो। तो फिर स्टार्ट करते हैं। लास्ट डिस्प्ले है, इसको देखते हैं। इसमें आपका अब खत्म हो जाएगा, इसको पूरा जो भी वीडियो कंप्लीट हो रहा है इसको नोट्स बना लीजिए, ठीक है। फिर अगले पॉइंट पे हम आते हैं। भारत में लिंगानुपात कितना है? 940 प्रति 1000, यानी 1000 पुरुष हैं तो उस पर 940 महिलाएं हैं। प्रति अनुपात निकाला जा रहा है। 1040 लोगों से अगर विवाह करना है एक तरह से मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, तो केवल 940 महिलाएं उपलब्ध हैं, ठीक है। ये है 940/1000, प्रति व्यक्ति प्रति 1000 पे 940 महिलाएं, तो लिंगानुपात है ये। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला माहे, ये कहाँ पे है? पांडुचेरी, पांडुचेरी, पांडुचेरी में है ये, या पुदुचेरी भी बोलते हैं उसको। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला दमन, यानी सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है? पांडुचेरी माहे में, और सबसे कम लिंगानुपात 533 प्रति 1000 दमन में, सबसे कम जिला की बात हो रही है यहाँ पे, ये जिला याद रखिएगा।
और सबसे कम लिंगानुपात राज्य में कहाँ पे है? हरियाणा, सबको पता है। लेकिन अगर यही विकल्प में दे दिया जाए सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, उसमें अगर एक रोहतक या फिर हिसार हरियाणा का कोई जिला दे दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सोचेंगे कि नहीं हरियाणा में ही सबसे कम लिंगानुपात है तो यहाँ जिला भी होगा। नहीं, जो जिला है वो है दमन, ठीक, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला। भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74%, 74%। नेक्स्ट, पुरुष साक्षरता दर 82.1% है और महिला साक्षरता दर 82.5% है। ठीक है, पुरुष सबसे ज़्यादा साक्षर कितने हैं? 81.1% और 62.5% यहाँ पे महिलाएं साक्षर हैं। सर्वाधिक केरल साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? केरल में है। सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल में है और सबसे कम साक्षर लोग क्या है? बिहार में 63.8%। कितना अंतर है देखिए, सबसे ज़्यादा साक्षर लोग यहाँ पे 93.7% और बिहार में 63.8%। ये हो गया आपका। अब पुरुष और महिला की साक्षरता दर देख लेते हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर कहाँ पे है? लक्षद्वीप में, केरल से भी ज़्यादा। देखिए 93.7% ये टोटल पुरुष और महिला मिला के साक्षरता दर है। ये केवल पुरुष का साक्षरता दर है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर कहाँ पे है? लक्षद्वीप में है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर केरल में है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर केरल में है। और यहाँ पे लिंगानुपात की बात कर रहे थे हम लोग, सर्वाधिक लिंगानुपात भी केरल राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूनतम साक्षरता बिहार हो गया। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला सरचिप। देखिए 3 प्रश्न बने, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य, ठीक है, और न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य, तो और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला भी बनेगा। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? सरचिप। ये कहाँ है? मिजोरम में। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है अलीराजपुर। अलीराजपुर है ये, अलीराजपुर, ये एमपी में पड़ता है। ठीक है, तो आपको साक्षरता दर से प्रश्न एक तो फिक्स ही होता है, अगर जनगणना से प्रश्न आ रहे हैं तो साक्षरता दर से फिक्स हो जाता है। तो सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले में है? सरचिप है, मिजोरम में। कहाँ है? सरचिप, मिजोरम। अलीराजपुर एमपी में सर्वाधिक कम साक्षरता दर वाला जिला है, यानी इस जिले में बहुत ही कम लोग पढ़े लिखे हैं। जो साक्षरता की हमारे पैमाने हैं जनगणना पे, उस पे लोग खरे नहीं उतरे। और यहाँ पे पुरुष और महिला का साक्षरता दर मैंने बता दिया राज्य अनुसार। अब यहाँ पे यूटी आपको दिख रहा है, यूटी। ये क्या है? यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, यानी संघ शासित क्षेत्र बोलते हैं ना, संघ शासित क्षेत्र, वही है यूटी, यूनियन टेरिटरी। तो इसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा यूटी है संघ शासित क्षेत्र? वो है दिल्ली। दिल्ली में बहुत सारा भीड़ है, आप जब भी पहुंचोगे दिल्ली तो देखोगे एकदम लोग ही लोग दिखते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाला यूटी, सबसे कम जनसंख्या क्या है? तो ये है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप यानी छोटा सा है, लक्षद्वीप बहुत छोटा सा है, उसमें छोटे बहुत कम ही सीमित लोग रहते हैं। लेकिन यही हम बात करें न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, वो यूटी कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला यूटी हो जाएगा अंडमान निकोबार। बहुत बड़ा क्षेत्र है लेकिन वहाँ पे रहने वालों की संख्या कम है, लेकिन वो लक्षद्वीप से कम नहीं है। मतलब एक क्षेत्र होता है जिसके आधार पे सबसे कम लक्षद्वीप में रहते हैं, लेकिन जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे कम कहाँ रहते हैं? अंडमान निकोबार में, सॉरी। सर्वाधिक साक्षरता वाला यूटी कौन सा है? तो लक्षद्वीप में, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है, पुरुष साक्षरता दर 96.1%। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला यूटी कौन है? लक्षद्वीप। और सबसे कम यानी न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो यूटी कौन है? तो ये दादर नगर हवेली, यहाँ पे कम लोग शिक्षित है। एक प्रश्न यूपीएससी लेवल का, किस लेवल का? यूपीएससी, बिहार पीएससी और यूपी पीएससी। क्या है? जन्म दर एवं मृत्यु दर के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक वृद्धि दर किसे कहते हैं? तो जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। नेक्स्ट कुछ पॉइंट आपको बता दो, जैसे मैंने बताया आपको क्या बोलते हैं, महिला जनसंख्या और पुरुष जनसंख्या।
तो इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे फैक्ट जो डेटा देखकर। कहीं पे आपको मिलेगा 58.75 करोड़, करोड़ मतलब 58,75,00,000, ठीक है। कहीं पे आपको पुरुषों का मिल जाएगा 62 करोड़, यानी 62 करोड़ 32 लाख। मैंने डेटा इसके पहले जो दिया है अभी आपको 62.31 बताया मैंने पुरुषों का और 58.47 बताया महिलाओं का। तो ये दोनों डेटा आपको याद रखने हैं, कहीं कहीं पे ये वेरी करता है। मैं सोचा पहले बता दूं, तो कमेंट में कहेंगे भाई गलत डेटा दे दिया, खट कमेंट करने में तो आप लोग आगे रहते हैं, तो मैंने सोचा इसको बता दूं, ठीक है। और कुछ पॉइंट और लिख देता हूँ, जैसे जो 2011 की जनगणना थी, इसका स्लोगन होता है, स्लोगन क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ऐसा ही था ना स्लोगन, ठीक। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग, कि हम किसको वृद्ध मानेंगे और किसको युवा मानेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार जो आंकड़े दिए गए हैं, देखिए 15 से लेके 59 आयु क्या होगा? युवा माना जाएगा। और 59 से ऊपर प्लस में जितना जाइए, प्लस 100, कोई सेंचुरी मारता है 100 तक जाइए, ये लोग वृद्ध होंगे। क्या होंगे? वृद्ध। इसको भी पूछ सकता है कि जनगणना के अनुसार युवा वर्ग कितने आयु से कितने आयु के बीच में है, तो 15 से 59 के बीच को युवा माना गया है। बस, तो ये वीडियो है, एक वीडियो है, मात्र एक वीडियो, इसको आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद आपको किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी पॉइंट को देखने की नहीं। ये जो डेटा है मैंने कलेक्ट किया है, एक जगह पे लाके आपको बस दे दिया है। मैंने बस इतना मेहनत किया, और कुछ मैंने बहुत बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ा है। जो डेटा थे उसको लाके एक जगह पे कलेक्ट करके आपको समझा दिया। कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आती है, जटिलता लगती है, तो उसको मैंने समझा दिया, और ये सभी एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा आपके, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अप्रिसिएट करिएगा, अपने कमेंट्स और फीडबैक दीजिएगा हमको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।